हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा क्लास 8 की पॉलिटी हम कर रहे थे, पॉलिटी क्लास 8 की, आज हम उसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे इंडिया में किस तरीके का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जुडिशरी के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। जुडिशरी में इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर है जिसमें इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में समझा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसके बाद लोकल कोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ ना समझ में आया हो तो आप फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक जुडिशरी सिस्टम पता चलेगा और उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है। ये चीज़ भी मैंने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की है, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, जिस स्टोरी के बेसिस पे इन्होंने पूरा का पूरे चैप्टर में क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस वो समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं कि इसमें स्टोरी क्या दी हुई है। तो इसमें एक स्टोरी दी हुई है जिसमें एक ऑनर होता है। ठीक है, उसके ड्रॉर में सोने की चैन रखी होती है और वो जब जाके देखती है कि क्या कहते हैं, उसके ड्रॉर्स में सोने की चैन जो है वो नहीं है। जब वो देखती है तो वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि जिस ड्रॉर्स में मैंने सोने की चैन रखी थी उसमें सोने की चैन नहीं है। इनका नाम रहता है मिसेस सिंधे, जो कि मुंबई अपार्टमेंट में रहती हैं। ठीक है, चैन नहीं रहता है तो वो जाती हैं, तो उनकी जो वर्कर होती है शांति, उससे पूछती हैं कि मेरे ड्रॉर्स में चैन नहीं है, उस चैन को कौन लिया। ठीक है, तो उन्हें डाउट होता है अपनी मेड पर, जो उनके घर में काम करती है और लास्ट 3 ईयर से काम कर रही होती है। तो उससे बोलती हैं कि मुझे ये डाउट है कि तुमने ही चोरी की है। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो उस पर चढ़ने लग जाते हैं कि नहीं, तुमने ही चोरी की है, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। पहले उसके कपड़ों की तलाशी लेते हैं, कपड़ों की तलाशी लेते हैं तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद ये इसका जो सामान होता है उसमें तलाशी लेते हैं तो 10,000 रुपये मिलते हैं। जब 10,000 रुपये शांति के पास से मिलते हैं, शांति इनकी मेड होती है। ठीक है, तो शांति के पास जब 10,000 रुपये मिलते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये 10,000 रुपये उस चैन को बेचकर ही शायद इसने लाकर रखे होंगे, और जो भी हुआ हो ये 10,000 रुपये शायद मेरे चैन के ही हैं। इनको ये डाउट होता है, और जब इनको ये डाउट होता है तो ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। और पुलिस स्टेशन में ये जो सब इंस्पेक्टर होता है उस सब इंस्पेक्टर को बताते हैं कि भैया हमारे घर में चोरी हुई, वैसी ही चोरी हुई जैसे आजकल हमारे कॉलोनीज़ में हो रही है। और क्या कहते हैं, इसको बताते हैं कि हमारी FIR लिखी जाए, क्योंकि मेरे भाई जो मेरी वाइफ है उसके नेकलेस जो है वो मेरी मेड शांति ने चुरा लिया है। ठीक है, भाई साहब सब इंस्पेक्टर जी लिखते हैं FIR, वो लिखते हैं। ठीक है, FIR के बारे में भी अपन ने इसके पहले वाला चैप्टर जो था ना जुडिशरी, उसमें बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, फिर मिस्टर सिंधे जो है वो सब इंस्पेक्टर राव जो है वो सिंधे से पूछता है कि सारे स्टेटमेंट कि एग्जैक्टली में क्या होता है। तो मिस्टर सिंधे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर को बताती हैं कि मैं अपने रूम पे जाती हूँ तो ड्रॉर्स खुला रहता है और देखती हूँ तो मेरी चैन नहीं होती है। फिर मुझे मेरे क्या कहते हैं जो मेड है उस पर शक होता है, जो मेरे घर में काम करने वाली होती है उस पर शक होता है, और जब मुझे शक होता है तो मैं उस पर उसकी तलाशी लेती हूँ तो मुझे वहाँ पे से 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सब इंस्पेक्टर क्या करता है कि वो 10 FIR लिखता है, 10,000 रुपये क्या कहते हैं जो होते हैं उनको एज अ एविडेंस जो है वो जब्त कर लेता है, वो उनके पास रख लेता है एज एविडेंस, और जो शांति होती है उसको जेल में बंद कर देता है। ठीक है, अब जब जेल में बंद कर देता है तो उसका भाई आता है सुशील।
ठीक है। सुशील सब इंस्पेक्टर से बोलता है कि नहीं, मेरी जो सिस्टर है वो ऐसा काम नहीं कर सकती, ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो सब इंस्पेक्टर राव बोलता है कि नहीं, गोल्ड चैन उसी ने चोरी किया है और उसके बड़े बड़े क्या कहते हैं लोगों से कनेक्शंस हैं, और पूरी जो कॉलोनी में चोरी हो रही है उसने ही किया है। जब ये ज़्यादा फोर्स करने लग जाता है तो इसको मारा जाता है और इसको भी जेल में कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, ये होता है फिर क्या होता है कि इसको जेल में बंद कर दिया जाता है, और जब जेल में बंद कर दिया जाता है तो एक पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। ठीक है, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए। देखो, ये प्रोविज़न है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रोविज़न है कि ये किसी को भी जेल में बंद किया जाएगा तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या कहते हैं कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट के सामने लेकर आना पड़ता है। कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ ए चार्जशीट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस ऑफ ए शांति। शांति टेल्स द कोर्ट देयर दैट शी हैज़ ए नो लॉयर। अब जब इसको क्या कहते हैं जेल में बंद कर दिया जाता है शांति को, तो शांति क्या कहते हैं डाउट करने लगती है कि यार मैं कोर्ट में जाके बोलूँगी भी क्या, मेरा जब ट्रायल होगा तो मैं बोलूँगी भी क्या कहते हैं मेरे पास तो कोई लॉयर भी नहीं है और मैं अपने आप को डिफेंड कैसे करूँगी। ठीक है, तो जब इसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो ये जो कोर्ट में जज होते हैं उनसे बोलती है कि मेरे पास कोई भी लॉयर नहीं है, मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूं। ठीक है, तो कोर्ट में जो जज होते हैं वो अपॉइंट करते हैं एक एडवोकेट जिसका नाम होता है कमला रॉय। फिर उसके कमला रॉय जो होती है उसे शांति का लॉयर बनाया जाता है और उसे बोला जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के थ्रू लाया जाता है। इसी को बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे ये चीज़ प्रोसिक्यूटर, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है यदि आपके पास पैसे नहीं है, आपको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है कि आप लॉयर को अफोर्ड कर सको, तो आपके लिए गवर्नमेंट के एक्सपेंस से लॉयर अपॉइंट करती है, उसे बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेम किसके साथ हुआ? शांति के साथ हुआ। ये सारी चीज़ें जो है हमारे आर्टिकल 22 में दी हुई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 में क्या दिया हुआ है? एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंड बाय अ लॉयर। ठीक है, तो ये चीज़ किस में दी हुई है? आर्टिकल 22 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया का कोई भी पर्सन है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में मतलब आ रहा है। फिर उसके बाद एक आर्टिकल दिया हुआ है कि आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस अ ड्यूटी अपॉन ए स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू इंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। आर्टिकल 39A में भी ये चीज़ दी हुई है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लॉयर प्रोवाइड करे यदि वो पॉवर्टी की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से लॉयर अपॉइंट नहीं कर पा रहा है तो वो लॉयर को अपॉइंट करे। चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, रिच पुअर, कैसे भी हो, आपके पास आपको ये राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, और आप अपने आप को डिफेंड करने में इनकैपेबल हो तो गवर्नमेंट आपके लिए एक लॉयर अपॉइंट करेगी जो आपको डिफेंड करेगी, और ये राइट आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर वो लॉयर जो अपॉइंट होती है कमला रॉय, वो शांति से मिलती है। ठीक है, शांति से मिलती है और शांति से पूछती है कि क्या हुआ था। तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, मैडम अपने रूम पे गई और उन्होंने देखा कि उनके ड्रॉर्स खुले हुए हैं, तो वो मेरे पास आई, बोली कि तुमने ही चोरी की है,
और उन्होंने सीधा सीधा उठाकर, और मेरे पास 10,000 रुपये थे जो मैं बहुत टाइम से सेव कर रही थी, वो सारे पैसे मेरे उन्होंने जब्त कर लिया। अब वो भी पैसे मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे तो ये भी डर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बताती है। फिर जब नेक्स्ट हियरिंग होती है तो वो क्या कहते हैं, ट्रायल के लिए जो मिस्टर सिंधे होते हैं उनको बुलाते हैं और मिस्टर सिंधे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने देखा था शांति को चोरी करते हुए? तो उन्होंने बोला नहीं, हमें डाउट था कि उसने चोरी की, और जब हमने उसकी तलाशी ली तो वहाँ पे 10,000 रुपये मिले, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ उसी ने चोरी की है। तो यही बात जो होती है वो लॉयर पकड़ लेती है कि आपको ये लगा, ठीक है, आपने गोल्ड चेन देखी नहीं ना, आपने शांति को चोरी करते हुए देखा, तो इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि शांति ने ही चोरी की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो केस होता है वो शांति जीत जाती है और उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस सिंधे का, और मिसेस सिंधे से भी क्वेश्चन होता है, और फिर उसके बाद उसको बेल मिल जाती है, और फिर उसके बाद बेल मिल जाती है और क्या कहते हैं उसको उसके जो 10,000 रुपये होते हैं वो भी उसको मिल जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। यहाँ तक कोई डाउट? इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है और फिर उसके बाद जो है वो हमारी शांति को क्या कहते हैं जस्टिस मिलता है। नो डाउट यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जस्टिस थोड़ी लेट हुई। ठीक है, जस्टिस थोड़ी लेट हुई, लेकिन एटलीस्ट मिली तो। ये मान लो नहीं मिलती तो वो क्या करती, कहाँ जाती? या तो वो जेल में ही होती, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसा बंदा नहीं मिलते, वैसे लॉयर अपॉइंट नहीं किए जाते, तो क्या उसको जस्टिस मिलता? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलता। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं वो आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड आए। सबसे पहला आया क्या कहते हैं पुलिस। ठीक है, वो लोग पुलिस के पास जाते हैं, फिर आता है कोर्ट, फिर आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन क्या काम करता है। देखो, सबसे पहले पुलिस आया, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। इन सबके रोल के बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला रोल होता है रोल ऑफ पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। अब इमेजिन इट, यदि क्या कहते हैं, हाँ इसमें एक चीज़ और होती है इस स्टोरी में। जब ये इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करी रही होती है मिस्टर सिंधे और मिसेस सिंधे के साथ, तो उनको ऐसा पता चलता है कि जो एक यंग गिरोह था वो पकड़ा गया है जो उनके नेबरहुड में चोरी करता था। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो शांति है उसने चोरी नहीं की थी। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला रोल है वो पुलिस का है। देखो पुलिस ने यहाँ मट्ठागिरी की, मतलब कि उसने अपना मतलब कि आलसी की वजह से उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। उन्होंने जाकर मिसेस सिंधे के घर में नहीं देखा कि उनका ड्रॉज कहाँ पे है, उनका क्या कहते हैं मेड कहाँ रहती है, सिर्फ ये 10,000 रुपये ही मिले, चैन क्यों नहीं मिली, ये चैन चोरी हुई थी तो चैन क्यों नहीं मिली। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन की किसके पास होती है? ये होती है पुलिस के पास, और पुलिस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उसको अच्छे से क्या कहते हैं करे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, विटनेस, कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। ठीक है, विटनेस जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको रिकॉर्ड करना, डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस को कलेक्ट करना। ऑन द बेसिस ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। और जब वो जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस बेसिस पे वो अपना ओपिनियन बनाते हैं। इफ पुलिस थिंक्स दैट द एविडेंस पॉइंट
टू गिल्ट ऑफ एक्यूज पर्सन। यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि जितने हमें एविडेंस मिले हैं ये सफिशिएंट हैं सामने वाले को एक्यूज करने के लिए, तो वो उसको एक्यूज करते हैं, अदरवाइज वो उसको एक्यूज नहीं करते हैं। देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट, और फिर जब वो उसको गिल्टी पाते हैं ना, देन उसके बाद वो चार्जशीट जो है वो कोर्ट में लगाते हैं। फिर उसके बाद एट स्टार्ट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ पुलिस टू जस्टिस वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट। और जब ये चार्जशीट दाखिल होती है तो पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन गिल्टी और इनोसेंट, दैट इन फ्रंट ऑफ जज टू डिसाइड। ठीक है, जो भी एविडेंस जो है वो पुलिस को मिलता है वो जज के सामने वो रखता है कि हमें ये एविडेंस मिले, हमें ये चीज़ें मिले, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये पर्सन जो है गिल्टी में है, और उस बेसिस में जज जो है वो चीज़ डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दिक्कत हुई होगी समझने में। ठीक है, फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ अपन ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि एवरीवन, विच मीन्स दैट द एवरीवन सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, उस समय पे कौन सा लॉ चल रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि यदि आज 26 जैन है। ठीक है, आज 26 जैन है। ठीक है, इस 26 जैन को एक लॉ चल रहा है कि यदि आप चोरी करोगे तो आपके हाथ जो है वो कटवा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर ये लॉ जो है वो एंड कर दिया जाता है, और आज की डेट जो है 9 फरवरी, इस दिन एक लॉ आता है कि यदि आप चोरी करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए जेल होगी। ठीक है, ये दोनों लॉ है। तो यदि आप 26 जनवरी तक यदि कोई चोरी करते हो तो आपके सच में हाथ कटवा दिए जाएंगे, लेकिन वहीं पे 9 जनवरी के आसपास यदि आप ऐसा कुछ करते हो तो नो डाउट आपको क्या कहते हैं, लाइफ टाइम की डेथ पेन, लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब जीवन भर आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है कि उस टाइम पे इंडिया में कौन सा लॉ चल रहा है, कौन सा लॉ वैलिड है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। दिस इंक्लूड द पुलिस, देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो लॉ के थ्रू ही होना चाहिए, विथ फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के फुल रिस्पेक्ट से। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट टाइम ऑफ अरेस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे सारी चीज़ें फॉलो करो। ठीक है, अरेस्ट, डिटेंशन और इंट्रोगेशन जब कर रहे हो तो जितनी भी गाइडलाइंस दी हुई है उन सबको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एवरीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है कि वो किसी को टॉर्चर करे, किसी को मारे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा कि वो उसको जेल में डाल देते हैं और उसको मारने लग जाते हैं और उससे फिर उसकी जो भी पनिशमेंट है उसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा करना भी पुलिस के लिए भी क्राइम है। ठीक है, तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकती है। They cannot inflict any form of punishment of a person even in petty offenses। ठीक है, और वो किसी को भी कैसा भी ऑफेंस उसने किया हुआ है उसको वो जस्टिस नहीं देगी। जस्टिस कौन देगा? कोर्ट देगा। तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। सेम चीज़ हमारे आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है of the constitution, criminal law guarantee to every arrested person of the following fundamental rights। ठीक है, जितने भी अरेस्टेड पर्सन है क्रिमिनल लॉ के थ्रू उनको ये सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। उनको मिलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्टेड ऑफ ऑफेंसेस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। ठीक है, उनको पहले से बताओ। जैसे
शांति थी ना, शांति को ये बताओ कि भैया उसको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जब आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बताएं कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। राइट टू प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 22 आवर ऑफ अरेस्ट। मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कोर्ट। कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको पेश ही होना है, उनको लेकर ही जाना है ट्रायल के लिए। ठीक है, देन उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली में उन्होंने क्राइम किया है कि नहीं। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी। देखो, पुलिस कभी भी उनको मार नहीं सकती, उनके साथ गलत बिहेव नहीं कर सकती है। क्यों? वो जब उनको अरेस्ट या कस्टडी में रखा गया है। तभी आपने कई केसेस देखे होंगे, अरहान केस वाला, सुशांत सिंह राजपूत वाला, इसमें जितने भी अरेस्ट हुए थे ना, इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा था। वहीं पे आप किसी छोटे पुलिस स्टेशन में जाकर देखोगे ना, यदि वहाँ पे आप चोरी के लिए भी उनको मतलब यदि वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है देश के लिए, तो वो उसमें आप देखोगे पुलिस वाले बहुत इजीली लोगों को पीटते हैं और बहुत क्या कहते हैं इल ट्रीट करते हैं और उनसे कबूल करने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने मूवीज़ में देखा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा करना इम्पॉसिबल है, मतलब क्योंकि पुलिस भी अपनी जॉब सिक्योर चाहती है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। ठीक है, confession made in जो confession, मान लीजिए यदि शांति ने सच में चोरी की होती है और जाके वो पुलिस के सामने कन्फेस कर लेती कि हाँ मैंने ही चोरी की है, तो ऐसे एविडेंस जो है वो पुलिस जो है वो यूज़ नहीं कर सकती है कोर्ट में। ठीक है, A boy under 15 years of age or woman cannot be called the police station only for questioning। ठीक है, जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं ना, चाहे बॉय हो गर्ल हो कोई भी हो, और वुमेन कैन नॉट बी कॉल टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। तो इन लोगों को ना पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता है क्वेश्चनिंग करने के लिए। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करा रखी हैं, जिससे हर एक सिटीज़न को सिक्योर फील हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि फॉलो करे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव फॉलो द अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड इंटीग्रेशन एनी पर्सन। स्पेशल रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर जो है पुलिस की और जो एजेंसीज हैं, अरेस्ट, डिटेंशन और इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाइडलाइंस जो हैं वो दी हुई हैं। ये गाइडलाइंस क्या है देख लेते हैं। पुलिस ऑफिसर्स हु कैरी आउट अरेस्ट और इंटीग्रेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन, नेम टैग्स एंड देयर डेजिग्नेशन। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट और इंटीग्रेशन कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और उसको विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अंधेरे में बैठा कर उसको 2 थप्पड़ मारा और फिर उसको तो दिख नहीं रहा है तो उसके साथ कुछ भी करके और उससे क्वेश्चनिंग कर, नहीं, आपको क्लियरली या आप इधर बैठे हैं तो आप इधर बैठो और फिर दोनों एक दूसरे से इक्वली विजिबल, मतलब एक अच्छी तरीके से सिविलाइज्ड तरीके से बात करके इंट्रोगेशन होगा। Memo of arrest should be prepared at the time of arrest, should include the time, date of arrest, should also be arrested by at least one witness who be included in family member of the person arrested. Arrest memo should be countersigned by the person arrested। देखो, एक ऐसा पूरा लेटर बनता है, उस लेटर में टाइम, डेट सब कुछ लिखा होता है कि हम इसको कब अरेस्ट किए और क्या क्या हुआ, और फिर उसके बाद जिस टाइम पे अरेस्ट किए तो उसमें उस पर्सन का तो साइन होगा, साथ में उस विटनेस का भी साइन होगा जिसने ये चीज़ देखी। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड एंड बीइंग इंटीग्रेटेड राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड वेल विशर। यदि मान लो उनका कोई भी नहीं है तो वो
क्या कर सकते हैं कि उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर को इन्फॉर्म कर सकें। व्हेन फ्रेंड रिलेटिव lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notify the police within 8 to 12 hours after arrest। ठीक है, और यदि मान लीजिए यदि शहर से बाहर रह रहे हैं उनके जो रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं, तो वो टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट और वेन्यू ऑफ कस्टडी जो है वो उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको बताते हैं विदिन 18 to 12 आवर्स अरेस्ट के बाद। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, क्योंकि यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पुलिस ने नहीं फुलफिल की ना, तो पुलिस के साथ भी कोर्ट ट्रायल हो सकता है और उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है। इसलिए पुलिस इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पुलिस के रोल के बारे में समझा और सारी चीज़ें समझी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और समझा कि क्या कहते हैं, हमने एक स्टोरी सुनी जिस स्टोरी में हमें समझ में आया कि स्टार्टिंग क्राइम से एंड क्राइम तक क्या क्या प्रोसीजर होता है, और उसी में किसका क्या रोल होता है वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने एक पढ़ा है जिसमें पुलिस का रोल था। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।